ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर में हमने टोटल 4 टॉपिक देखे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में हमने 4 मेन टॉपिक यहाँ पर देखे थे। सबसे पहला था पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा था एक्सेसरी डक्ट्स, तीसरा था एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड फोर्थ था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इन 4 टॉपिक में से हमने 2 टॉपिक जो हैं वो कवर कर रखे थे। एक टॉपिक एक्चुअली में कवर किया था पिछले वीडियो के अंदर में, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। आज हम लोग इसी के सेकंड पार्ट यानी कि एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि टेस्टिस से जब डक्ट यहाँ से जब निकलेगी तो वो हम उस पूरे के पूरे पाथवे को कौन कौन सा डक्ट का नाम देंगे। मतलब कि अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में यहाँ पर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता था, तो स्पर्म सेल के फॉर्मेशन होने के बाद इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने के बाद ये ट्यूब का अलग अलग कौन कौन सा नाम होगा हम वही देखते चलेंगे। इस टॉपिक को आप पाथवे ऑफ स्पर्म से भी रिलेट कर सकते हैं कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म सेल के फॉर्मेशन के बाद ये कौन कौन से पाथ से होकर गुजरता है, यानी कि कौन कौन से पार्ट ऑफ दी ये जो ट्रैक्ट होगा, कौन कौन से पार्ट ऑफ द ट्रैक्ट से होकर गुजरता है, उन सभी ट्रैक्ट के हम बस नाम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं उसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इट इंक्लूड्स रेटेड टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वासा एफेरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस और फिर वैस डिफरेंस, ठीक है। ये 4 मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये चारों पार्ट्स क्या हैं, कहाँ पर होते हैं, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये इसे जल्दी से लिख लेंगे कि एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रेटेड टेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैस डिफरेंस। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर पाथवे को देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्पर्म है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में सबसे पहले स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर निकलते हैं और फिर ये पहुँचते हैं रेटेड टेस्टिस के पास। आपको अगर डायग्राम याद हो तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना रखा था और यहाँ पर बहुत सारे जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर आकर ओपन होते थे कॉमन चैम्बर के अंदर में, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता था और इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते थे रेटेड टेस्टिस। तो ये एक टाइप का क्या होता है, नेटवर्क होता है जिसे हम लोग रेटेड टेस्टिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेटेड टेस्टिस जो है ये है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। रेटेड टेस्टिस से निकलने के बाद यहाँ पर आता है वासा एफेरेंशिया। एफेरेंट और इफेरेंट में डिफरेंस होता है। वासा एफेरेंशिया, इफेरेंशिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो इफेरेंट का मतलब बाहर निकलना, इफेरेंट, और डिफरेंट का मतलब होता है अंदर की तरफ में आना। तो वासा इफेरेंशिया, इफेरेंशिया का मतलब ये यहाँ पर ये है कि ये अब टेस्टिस को क्या कर रहा है कि बाहर रिलीज, मतलब बाहर निकल जा रहा है। तो इसका मतलब इट लीव्स दी टेस्टिस, अब ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर वासा एफेरेंशिया जो है वो यहाँ से बाहर निकलते हुए, यहाँ हम लोग यूँ लिख सकते हैं इट लीव्स द टेस्टिस, और टेस्टिस को लीव करते हुए यह पहुँचता है एपिडिडाइमिस नाम के एक स्ट्रक्चर में। ये लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है, सबसे बड़ी ट्यूब होती है ये एपिडिडाइमिस, और यहीं पे स्पर्म सेल का फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। स्पर्म सेल जितने भी बनते हैं टेस्टिस के अंदर में, वो सारे के सारे स्पर्म सेल अभी मैच्योर नहीं हुए होते, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है उनको मैच्योर होने के लिए। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो वो अप्रॉक्स 70 to 72 डेज तक हो सकता है, 70 से 72 72 डेज तक का हो सकता है। तो 70 से लेकर 72 डेज तक स्पर्म सेल्स जो होते हैं उनको मैच्योर होने में इतना टाइम लग जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो
इस ट्यूब के अंदर में, यहाँ से जो भी ये ट्यूब अभी चल रही है और जब तक ये बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक में अगर हम लोग देख रहे हैं कि इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर में वो जितने ज़्यादा टाइम तक रहेगा फंक्शनल मैच्योरेशन उतना ज़्यादा होगा। और फंक्शनल मैच्योरेशन एक्चुअली में इन सभी पार्ट्स में से हो कहाँ पर रहा है? एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस में अगर फंक्शनल मैच्योरेशन होना है तो एपिडिडाइमिस के अंदर में वो जितने लंबे समय तक रहेगा उसका मैच्योरेशन उतनी आसानी से होगा। तो इसी वजह से ये जो कॉइल होती है, ये जो ट्यूब होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट एट posterior side of each testis। हर टेस्टिस के पीछे की साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये टेस्टिस है, ये आगे का पोर्शन है, तो ये इस तरीके से यूं पीछे की साइड से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये पोस्टेरियर साइड से यहाँ से टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी ये लॉन्गेस्ट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या हो जाता है? फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल। तो ये स्पर्म सेल के फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहीं पर स्पर्म सेल जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस से निकलने के बाद अब इसकी कहानी थोड़ी बदल जाती है। ये क्या होता है कि यहाँ से एपिडिडाइमिस से अब ये बाहर निकल जाता है और ये पहुँचता है वैस डिफरेंस के अंदर। अब बात ध्यान देने की ये है कि वैस डिफरेंस, यहाँ पर वर्ड आया है डिफरेंस और ये है इफेरेंशिया। इफेरेंशिया बाहर निकलना और डिफरेंस का मतलब अंदर की तरफ में जाना, ठीक है। तो ये टेस्टिस से बाहर निकल रहा था, इस वजह से हमने इसको वासा एफेरेंशिया नाम दिया। और वैस डिफरेंस ये अभी कहाँ पर पहुंचा? ये स्क्रॉटम वाले पार्ट में। ये भी जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। वैस डिफरेंस जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब होगी, यानी कि ये स्क्रॉटम मतलब टेस्टिस से तो बाहर निकल गया, टेस्टिस से तो बाहर निकल गया था ये एपिडिडाइमिस, है ना। वासा एफरेंशिया जो है वो टेस्टिस से बाहर निकला और बाहर निकल के एपिडिडाइमिस बना देता है। ये टेस्टिस था और उसके ये बाहर का स्ट्रक्चर, ये एडिशनल स्ट्रक्चर जो है ये एपिडिडाइमिस बोला जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस से बाहर जो ट्यूब निकलती है वो कौन सी ट्यूब होती है? दरअसल वो होती है यहाँ पर वासा एफेरेंशिया। तो वासा एफेरेंशिया जो है वो रेटिड टेस्टिस, जो नेटवर्क बना हुआ था इधर में बहुत जो यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ था उस नेटवर्क को हम लोग बोलते थे रेटिड टेस्टिस। और यहाँ से एक ट्यूब बाहर निकल जाती थी इधर की साइड में और इस ट्यूब को बोला करते हैं हम लोग वासा एफेरेंशिया। और वासा एफेरेंशिया जब ये बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस फिर इस यहाँ से इस पूरे के पूरे स्क्रॉटम से फिर बाहर निकलता है। तो इस ट्यूब को अब नाम देते हैं हम लोग ये वैस डिफरेंस। तो वैस डिफरेंस इनिशियली ये स्क्रॉटम के अंदर में जो पार्ट है वो, और फिर यही पार्ट स्क्रॉटम से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के फिर से वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में आ जाता है। बात को समझिएगा थोड़ा कि यहाँ पर स्क्रॉटम जो था वो कहाँ पर था? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में। इसको हम लोग क्या बोलते थे? स्क्रॉटम को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, यानी कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है और यहीं पर टेस्टिस होगा। तो टेस्टिस से जब वैस डिफरेंस बाहर निकला तो वो स्क्रॉटम में से अब स्क्रॉटम जो था उससे बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद वो कहाँ चला गया? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला गया, ठीक है। तो वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर से वहां पर उसकी लूपिंग हो जाती है। एनसीईआरटी के अंदर में आपको डायग्राम भी नजर आ रहा होगा, आप एनसीईआरटी में आपको ये स्क्रीन पर आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस स्क्रीन के ऊपर में आप इस डायग्राम के अंदर में देख सकते हैं कि जो हमारा वैस डिफरेंस है वो क्या हो रहा है कि लूप ओवर करके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के जा रहा है और फिर वो जाकर पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर में ओपन हो जाता है, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल अगर आपको ये डायग्राम, हालांकि ये रफ आइडिया है, आपको अगर बनाना हो तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका अभी तक का ले लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर वैस डिफरेंस स्क्रॉटम के अंदर में था। अब क्या होता है? इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके पहले हम लोग लिख देंगे एसेंड्स टू एब्डोमेन। ये कहानी हो जाती है यहाँ पर साहब, ठीक है। तो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल, ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से बाहर निकला, वैस डिफरेंस के अंदर में आया। वैस डिफरेंस ये स्क्रॉटम के अंदर में था अभी, लेकिन फिर ये क्या हुआ कि एसेंड्स टू एब्डोमेन, अब ये एब्डोमेन के अंदर चला जाता है एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर में लूपिंग बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो आया तो इसको अभी वैस डिफरेंस ही नाम देते हैं।
लेकिन अब ये कैसा है, इनसाइड एब्डोमेन। और एब्डोमेन के अंदर में जो वैस डिफरेंस होगा, अब इसमें एक अलग से आकर ओपन होता है सेमिनल वेसाइकल। यहां पर एक ग्लैंड का एक डक्ट इसी के अंदर में, इसी वैस डिफरेंस के अंदर में, जो कि एब्डोमेन के अंदर में प्रेजेंट है, यहां पर आकर ओपन होता है। इट ओपन्स इन ओपन्स इन वैस डिफरेंस। तो सेमिनल वेसाइकल जो है वो वैस डिफरेंस के अंदर में आकर ओपन हो जाता है। और इन दोनों के मतलब ये इधर से एक डक्ट था वैस डिफरेंस, और वैस डिफरेंस के अंदर में ही सेमिनल वेसाइकल की भी डक्ट आकर ओपन हो गई। तो इन दोनों के मिलने की वजह से अब जो एक कॉमन डक्ट बनेगा, इस कॉमन डक्ट को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब इस डक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है अब ये जाकर पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर में चला जाता है। इनसाइड यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में जाने के बाद ये अब फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है, आउटसाइड दी बॉडी। और बॉडी से बाहर निकलने के प्रोसेस को यहां पर बोला जाता है इजैकुलेशन। ठीक है, इजैकुलेशन क्या होता है, सीमेन का मेल बॉडी से बाहर रिलीज होना बोला जाएगा इजैकुलेशन। तो यहाँ पर एपिडिडाइमिस जो है वहां से पहुंचा वैस डिफरेंस में, वैस डिफरेंस से वापस से वैस डिफरेंस मतलब ये स्क्रॉटम में था, फिर वैस डिफरेंस वही ऊपर जाके एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गया। और जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में पहुंचा वैस डिफरेंस, तो वहीं पर अब सेमिनल वेसाइकल आता है। एक ये ग्लैंड है, इसके एक्सेसरी ग्लैंड के वाले पोर्शन में, इसी के जस्ट अगले वाले टॉपिक के अंदर में हम लोग वहां पर देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड है और वो क्या काम करता है। तो सेमिनल वेसाइकल यहाँ पर ओपन हो जाता है, और ओपन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इस स्पर्म सेल के अंदर में एक मीडियम मिक्स हो जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अभी जब तक जो भी हम कुछ देख रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म सेल बाहर निकला, यहां से स्पर्म सेल आगे आया, स्पर्म सेल का यहां पर मैच्योरेशन हो रहा है, स्पर्म सेल आगे जा रहे हैं, यहां पर सिर्फ स्पर्म सेल हैं, ये सीमेन नहीं है। अब बात को ध्यान से समझें कि स्पर्म जो हैं वो एक सेल हैं, वो गैमेट्स हैं, और स्पर्म सेल जो खुद से मूव कर सकते हैं, उसके अंदर में कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम जब नहीं है, एक नॉर्मल से छोटे से नन्हे से सेल हैं अगर, तो उनको जर्क हो सकता है, जॉल्ट हो सकता है, झटके की वजह से वो टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और उसके अंदर में तो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उनको तो आगे की पूरी लाइफ बनानी होती है। वो गैमेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से बने हुए होते हैं, तो बॉडी से हम यूं ही बाहर नहीं रिलीज होने देते हैं, उसको एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये जो मीडियम होता है एक लिक्विड मीडियम के अंदर में रखा जाता है। जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज को आप एक लिक्विड के अंदर में डिप करके रखते हो, क्यों? ताकि वो काफ़ी ज़्यादा वो क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, तो वो टूट नहीं जाए, उसके अंदर में झटका ना लगे, फ्रिक्शन वगैरह से बचा रहे। तो स्पर्म सेल के साथ भी यही केस होता है। तो स्पर्म सेल को एक प्रॉपर मीडियम में रखा जाता है, और वो मीडियम जो होगा, वो जो लिक्विड होगा, वो प्रोवाइड कराने का काम करता है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल होते हैं, इसके अलावा और भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक के अंदर में देखेंगे, वो किस तरीके से लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो इससे एक लिक्विड यहां पर आकर मिक्स हो जाता है, और उस लिक्विड के अंदर में स्पर्म सेल अब डूब जाते हैं। जब उस लिक्विड के अंदर में स्पर्म सेल डूब जाएंगे, तो इसी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट को एक साथ मिलाकर बोला जाता है सीमेन, SEMEN। यानी कि स्पर्म सेल अलग होते हैं, सीमेन अलग होता है। सीमेन जो होता है वो लिक्विड होता है, और स्पर्म सेल्स होते हैं वो गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सीमेन जो है आप उन्हें भी स्पर्म बोल देते हैं, लेकिन स्पर्म्स क्या होते हैं, वो दरअसल सेल होते हैं। और सीमेन जो होता है वो लिक्विड होता है, जिसके अंदर में स्पर्म सेल डूबे हुए होते हैं, वो मीडियम होता है। बॉडी से सीमेन का बाहर निकलना, बॉडी से जो बाहर निकलता है मेल बॉडी के अंदर, मेल बॉडी से यूरिथ्रा के थ्रू जो सब्सटेंस बाहर निकलेगा, जो लिक्विड मीडियम बाहर निकलता है, वो सीमेन होता है, ना कि स्पर्म होता है। उस सीमेन के अंदर में स्पर्म सेल्स होते हैं, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो सीमेन के अंदर स्पर्म सेल्स होंगे, सीमेन जो होगा वो स्पर्म नहीं होगा। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर की। यहाँ पर हम लोग यूरिथ्रा किसे कह रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से जो एक डक्ट निकलेगी, डक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू यूरिथ्रल मीटस। यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट का निकलना और वहाँ से यूरिथ्रल मीटस तक जो पूरी पूरी ट्यूब होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। यूरिथ्रल मीटस का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर से निकल के और एक्सटर्नल ओपनिंग तक की, यूरिनरी ब्लैडर से जो पॉइंट जुड़ा हुआ रहेगा वहां से लेकर, और वो ट्यूब जो कि बिल्कुल ओपनिंग तक
ठीक है ना, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वहां तक का वो जो पूरा का पूरा ट्यूब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो जो यहाँ पर वैस डिफरेंस होगा, वैस डिफरेंस के अंदर में सेमिनल वेसिकल अपना डक्ट रिलीज करता है और दोनों मिलाकर बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो फिर आकर ओपन होता है यूरिथ्रा में। अब ध्यान में रखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर से ही यूरिथ्रा भी जुड़ा हुआ होता है और इसी के अंदर में आकर इजैकुलेटरी डक्ट भी ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिथ्रा जो है वो दोनों चीजें कैरी करता है। क्या कैरी करता है, यूरिन एंड सीमेन, वो दोनों चीजें कैरी करेगा। तो मेल बॉडी के अंदर में जो यूरिथ्रा होता है, मेल यूरिथ्रा जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब होती है। मेल का यूरिथ्रा जो होता है वो ज्यादा लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों, क्योंकि मेल का यूरिथ्रा जो है वो पीनस के थ्रू होकर गया हुआ होता है। ठीक है, ये यूरिथ्रा जो होता है वो थ्रू दी पीनस। तो ये पीनस के थ्रू क्या होता है कि पीनस की लेंथ होती है, तो पीनस के अंदर भी उस यूरिथ्रा की कुछ ना कुछ लेंथ होती है। तो पीनस के अंदर जो यूरिथ्रा होगा उसकी वजह से यूरिथ्रा की जो ओवरऑल लेंथ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है पीनस की वजह से। ठीक है, तो यूरिथ्रा जो होगा वो लॉन्ग ट्यूब होती है एज कंपेयर टू फीमेल। और साथ ही एक डिफरेंस ये हो जाता है, यहां पर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि मेल यूरिथ्रा और फीमेल यूरिथ्रा के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो मेल यूरिथ्रा थोड़ा लॉन्ग होगा फीमेल यूरिथ्रा के कंपैरिजन में। और दूसरा डिफरेंस आपको ये देखने मिलेगा कि मेल का जो यूरिथ्रा होता है वो दोनों चीजें कैरी करता है, यानी कि वो यूरिन भी कैरी करेगा और साथ ही साथ सीमेन भी कैरी करेगा। जबकि अगर हम लोग फीमेल यूरिथ्रा की बात करें तो फीमेल के अंदर में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है, वो गैमेट रिलीज नहीं करते हैं यूरिथ्रा से। फीमेल जो होती हैं वो गैमेट रिलीज नहीं करती हैं यूरिथ्रा से, वो सिर्फ और सिर्फ उनका यूरिथ्रा जो होगा यानी कि फीमेल यूरिथ्रा जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करता है। वहां पर गैमेट के लिए एक अलग ओपनिंग होगी, जबकि मेल बॉडी के अंदर में क्या होगा कि एक ही ओपनिंग से यहाँ पर मेल गैमेट भी रिलीज किए जाते हैं और साथ ही साथ यूरिन भी पास आउट किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग आगे फिर कभी लिख लेंगे, या फिर शायद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपके रिप्रोडक्शन का सप्लीमेंट मैंने दे रखा है। पिछली वीडियो के अंदर में भी पिछली वाली वीडियो के अंदर में भी मैंने बताया था कि जो आपके प्यूबर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है, कैसे होता है, तो उन सबों का लिंक भी जो है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल की लिंक है, आप उसे जाकर जरूर भी पढ़ लेना। या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने वो PDF फाइल वहाँ पर सेंड कर दिया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप देख लेना और वहां पर आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी लाइन है। ठीक है, तो यूरिथ्रा किसे कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर यूरिथ्रल मीटस तक की जो एक्सटर्नल ओपनिंग तक की जो ट्यूब होती है उसी को क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। आई होप बात आ गई होगी समझ में। तो ये था एक्सेसरी डक्ट्स, पहले हमने पढ़ा था टेस्टिस, अपेयर ऑफ टेस्टिस, ये था एक्सेसरी डक्ट्स। और फिर आ जाता है एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम लोग कवर करेंगे कल वाली वीडियो के अंदर में। थैंक यू।